नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम में। प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 1 के एमसीक्यू, जिसमें ऑलरेडी हम 3 क्लास कर चुके हैं और आज हम ये चौथा क्लास करने वाले हैं, जिसमें कि हम 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं एमसीक्यू टाइप, और जिसका चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इसका हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इनमें उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, जहाँ पे साइंस पूछा जाता है, चाहे वो आरआरबी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का, ग्रुप डी, एएलपी, एनटीपीसी, या फिर कोई भी अन्य एग्जाम हो जहाँ पे साइंस पूछा जाता है, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप क्लास 9th 10th के हैं तो आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लास 9th का ही एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है। और ये पूरा चैप्टर कवर किया गया है विद्याग्राम जीएम में, जहाँ जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा करके आप पूरा चैप्टर भी कवर कर सकते हैं, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन और इस चैप्टर का 31वां क्वेश्चन है, पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो पदार्थ की अगर मुख्यतः नहीं लगा होता तो यहाँ पे हो जाता है 5 अवस्था, लेकिन मुख्यतः कह रहा है तो पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है। बाकी के 2 अवस्था, एक होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जो कि अधिकतम ताप अगर निकाल लेते हैं, यानी कि सबसे कम ताप पे जो पदार्थ बनता है वो होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, और सबसे अधिक ताप देने के बाद जो पदार्थ बनता है वो होता है प्लाज्मा। तो वो दोनों अवस्था जो है वो भी पदार्थ का अवस्था है, लेकिन यहाँ पे क्लास 9th में उसका कहीं भी चर्चा नहीं हुआ है, तो इसीलिए पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं ही होती है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 32 नंबर की, ठोस, द्रव, गैस के अलावा और कौन सी अवस्था होती है। तो ठोस, द्रव और गैस के अलावा 2 और अवस्था होती है। पहला है ये प्लाज्मा और दूसरा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अगर पदार्थ को सबसे कम तापमान रखा जाए तो वो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बन जाएगा, यानी कि अधिकतम ठंडा करने के बाद वो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, और अधिकतम गर्म करने के बाद वो प्लाज्मा अवस्था में आ जाएगा। यानी कि प्लाज्मा अवस्था में आने के बाद गैस के कण जो है वो आयनित होना शुरू हो जाता है उसमें अधिक तापमान की वजह से, तो वो प्लाज्मा अवस्था हो जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि कौन सी 2 अवस्था है, तो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट दोनों अवस्था है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए एंड बी दोनों इसका सही है कि प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की ठोस, द्रव और गैस के अलावा 2 अवस्थाएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला ये क्वेश्चन कह रहा है 33 नंबर, ठोस के कणों के बीच स्थान होता है, यानी कि ठोस के कणों के बीच रिक्त स्थान की बात कर रहा है। तो ठोस के कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है, यानी कि बी इसका सही है कि ठोस के कणों के स्थानों के बीच ठोस के कणों के बीच जो है रिक्त स्थान बहुत ही कम पाया जाता है। द्रव में थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, इस वजह से वो एक दूसरे पर अणु फिसल सकते हैं और उसमें बहाव का गुण पाया जाता है। गैस में सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान पाया जाता है, क्योंकि वो अपने आकर्षण बल को तोड़ के इधर उधर घूमता रहता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर बहुत ही कम होगा, क्योंकि ठोस के कणों के बीच स्थान बहुत ही कम होता है। बिल्कुल नहीं की बात नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा बहुत स्थान तो होता ही है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 34 नंबर कह रहा है कि गैसों के कणों की ऊर्जा कैसी होती है। तो गैस के कणों की ऊर्जा जो है सबसे अधिक होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुत ही अधिक। जैसे कि ठोस में कणों की ऊर्जा सबसे कम होती है, क्योंकि वो गति नहीं कर सकता, उसमें बस थोड़ा सा कंपन हो सकता है। द्रव में उससे थोड़ा ज़्यादा ऊर्जा होता है, जिस वजह से वो बह सकता है, एक अणु से दूसरे अणु पर फिसल सकता है। उसी तरह से गैस में सबसे ज़्यादा कणों के बीच ऊर्जा होती है, जिस वजह से वो अपने आकर्षण बल को तोड़ के और दीवार के इधर उधर घूमते रहता है। चाहे वो किसी भी आप जार में बंद कर दो, सिलेंडर में बंद कर दो, तो वो उसकी दीवार पे जो है प्रेशर लगाता रहता है, क्योंकि उसके कणों के बीच काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा होती है, जिस वजह से वो अपने अणुओं के आकर्षण बल को तोड़ के इधर उधर घूमते रहता है। तो गैस के कणों के बीच ऊर्जा काफ़ी अधिक होती है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन नहीं बह सकता है। तो देखिए, ठोस बिल्कुल नहीं बह सकता, क्योंकि ठोस में जो है सिर्फ और सिर्फ कंपन हो सकता है, इसमें ज़्यादा बहाव का गुण नहीं पाया जाता है। गैस में बहाव का गुण पाया जाता है, द्रव में भी बहाव का गुण पाया जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कौन नहीं बह सकता है, तो इसलिए जो है ठोस नहीं बह सकता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठोस नहीं बह सकता है। फिर भी अगर आपको बताते हैं कि अगर आप इस पूरा चैप्टर अगर पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा विद्याग्राम जीएम का, वहाँ जा कर के आप पूरा चैप्टर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, और साथ ही साथ वहाँ पे चैप्टर 2 भी शुरू हो चुका है, तो आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 साथ साथ पढ़ सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है कौन नहीं बह सकता, तो ठोस नहीं बह सकता है। ये क्वेश्चन कह रहा है वाष्पीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है।
देखिए वाष्पीकरण से क्या होता है, तो वाष्पीकरण से ठंडक होता है। जब भी आपको पसीना आता है और आप अगर पंखे के नीचे आकर के बैठ जाते हैं तो आपको ठंडक महसूस होता है, तो वाष्पीकरण से ठंडक होता है। जिसका कारण ये है कि जो पसीना आपके शरीर से वाष्पीकृत होकर के हवा में जाता है, तो वो वाष्पीकृत होने के लिए आपके शरीर से ही गुप्त ऊष्मा लेता है, जिस वजह से आपका शरीर ठंडा हो जाता है और वायु में जो है वो वाष्पीकरण हो जाता है आपके पसीने का। तो वाष्पीकरण से गर्मी नहीं होता है, और अगर गर्मी नहीं होगा तो दोनों गलत हो ही जाएगा, और कुछ भी नहीं तो गलत हो ही जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि वाष्पीकरण से ठंडक मिलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है 37 नंबर की पसीना क्यों आता है। देखिए पसीना आने का कारण देखते हैं, तो ऑप्शन ए है शरीर ठंडा करने के लिए, तो ये सही है, पसीना इसीलिए आता है। शरीर गर्म करने के लिए नहीं, पसीना शरीर गर्म करने के लिए नहीं, बल्कि गर्मी में राहत पाने के लिए पसीना आता है, ताकि हमारा तापमान बना रहे। क्योंकि पसीना आएगा, वाष्पीकरण होगा, और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा हमारे शरीर से लेगा, तो उस वजह से हमारा शरीर ठंडा हो जाएगा। कपड़े गंदे करने के लिए नहीं, नहीं नहीं, ये कपड़ा गंदा करने के लिए नहीं आता है। हालांकि कपड़े गंदे हो जाते हैं इस पसीने की वजह से, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य कपड़ा गंदा करना नहीं होता है। और शरीर साफ़ करने के लिए, तो शरीर साफ़ करने के लिए पसीना नहीं आता है, बल्कि वो शरीर ठंडा करने के लिए आता है। और अगर पसीना आता है तो थोड़ा थोड़ा शरीर साफ़ हो ही जाता है, क्योंकि जो भी आपका मैल कचरा रहेगा तो वो पसीने के साथ बह के निकल जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, शरीर ठंडा करने के लिए पसीना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि वाष्पीकरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है। देखिए वाष्पीकरण में तापमान महत्वपूर्ण है, ताप बढ़ेगा वाष्पीकरण का दर बढ़ जाएगा। सतही क्षेत्रफल भी महत्वपूर्ण है, जितना ज़्यादा सतह क्षेत्रफल होगा उतना ज़्यादा वाष्पीकरण होगा। आर्द्रता भी महत्वपूर्ण है, लेकिन आर्द्रता जो है ये महत्वपूर्ण है, यानी कि कौन सा कारक महत्वपूर्ण है, आर्द्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन जितना कम आर्द्रता होगा उतना ज़्यादा वाष्पीकरण होगा, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ताप बढ़ने से वाष्पीकरण बढ़ेगा, सतही क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण बढ़ेगा, लेकिन आर्द्रता बढ़ने से वाष्पीकरण का दर घटेगा। तो इसलिए महत्वपूर्ण तो तीनों कारक है, भले ही ये उल्टा काम करेगा। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। वाष्पीकरण में ये सभी कारक उस पर निर्भर करता है। अगर आर्द्रता कम रहेगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, सतह क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, तापमान ज़्यादा तो वाष्पीकरण ज़्यादा। यानी कि ए और बी का जो है सीधे समानुपाती होता है, और आर्द्रता का व्युत्क्रमानुपाती होता है वाष्पीकरण। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि वाष्पीकरण के लिए सभी कारक निर्भर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि सतह क्षेत्र बढ़ाने से वाष्पीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सतह का क्षेत्र जैसे ही बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण के लिए क्षेत्र ज़्यादा मिलता है, तो वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सतह क्षेत्र बढ़ाने से वाष्पीकरण का दर बढ़ता है। तो घटेगा तो नहीं, और परिवर्तित भी नहीं रहता है, तो वो बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है 40 नंबर, हवा तेज होने से वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हवा तेज होने से भी वाष्पीकरण का दर बढ़ता है, क्योंकि जैसे ही हवा तेज होगा तो एक जगह जो भी वाष्पीकृत हुआ है कण, वो जल्दी से अपना स्थान बदलेगा, ताकि नीचे से और वाष्पीकृत होकर के जो है पानी वायु में आएगा। तो हवा तेज होने से वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है, और उसके बीच के गति जो आकर्षण बल है कणों के बीच का, उसे तोड़ने में मदद करता है। तो हवा तेज होने से वाष्पीकरण का दर बढ़ता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो विद्याग्राम जीएम, जिसका लिंक यहाँ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर के पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ चैप्टर पूरा पढ़ने के साथ साथ आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट में चैप्टर 2 भी मिलेगा, तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।